नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब कुछ भी देखना थोड़ा सा सावधानी पूर्वक सभी को करना होगा, और खास तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब कुछ भी दिखाना भी संभव नहीं हो पाएगा। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी की है, जहां अब 25 फरवरी यानी कि आज रिलीज किए गए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकारी या फिर कानूनी आदेश के बाद जल्द से जल्द कंटेंट हटाने होंगे, और इसके लिए तय समय सीमा सिर्फ 24 घंटे रखी गई है। साथ ही इन कंपनियों को अधिकारियों द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने के 72 घंटे के अंदर जानकारियां देनी होगी और जांच में मदद करनी होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ऐसे सभी कंटेंट्स को हटाना होगा, और इस नए नियम के साथ भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो बड़ी टेक कंपनियों को रेगुलेट करने की तैयारी में है। भारत में ट्विटर ने हाल ही में नए कृषि कानूनों पर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शनों पर ट्वीट्स को हटाने के लिए सरकारी आदेशों का केवल आंशिक रूप से पालन किया था। तो वही सोशल मीडिया के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। तो पोस्ट को हटाने पर यूजर को सूचना भी देनी होगी, और डिजिटल मीडिया के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन का सबसे बड़ा फायदा उन यूजर्स को मिलने जा रहा है जिनकी सोशल मीडिया या फिर ओटीटी के खिलाफ शिकायतें अब तक नहीं सुनी जाती थी। We'll have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड। एंड नेक्स्ट इज यू मस्ट पब्लिश ए मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया। Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism in shooting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. तो ये आपको बता दें कि गाइडलाइन पर अमल करने के लिए 3 महीने का वक्त मिला है। मामला शुरुआत कहां से हुआ, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। मामला 2018 से शुरू हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाने को कहा था। इस मामले की शुरुआत 11 दिसंबर 2018 से हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंगरेप से जुड़े कंटेंट को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जरूरी गाइडलाइन बनाए। सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद इन गाइडलाइंस का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के बाद सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों पर सख्ती बरती और एक टूल किट नामक एक, कह सकते हैं, किसान आंदोलनों के बीच में एक अलग ही आंदोलन खड़ा करने की, या फिर इस आंदोलन के तहत भारत सरकार को या फिर देश में हम कह सकते हैं कि अस्थिरता फैलाने की कोशिश की गई। उसके बाद से सोशल मीडिया पर गाइडलाइंस की या फिर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सख्ती के या फिर कुछ नियमों के तहत इस पर कार्रवाई करने का मन सरकार ने बना ही लिया था, और उसका नतीजा आज आप सबके सामने आया। जैसे कि अभी आपने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के बनाए कानूनों और नियमों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना होगा जिससे सरकारी एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सके, और ये दोनों ही भारत के निवासी होने चाहिए, भारत में रहने वाले होने चाहिए।
तो वहीं हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर आनंद सांवरिया, नेता बीजेपी, रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस, विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, तीनों ही मेहमान जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस फैसले को आप किस प्रकार से देखते हैं? उमंग जी, मैं इस फैसले का बिल्कुल स्वागत करूंगा, क्योंकि एक नई नीति आई है और नई पॉलिसी आई है, तो देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि यहाँ पर यही एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे इसमें इन मामलों की तादाद बढ़ती जा रही थी और कई, जैसे अभी मंत्री जी ने भी बोला, रविशंकर प्रसाद जी ने, उन्होंने बिल्कुल बोला कि काफी उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी और मॉर्फ पिक्चर्स आ रही थी। तो यहाँ पर ये मामला, इसमें अगर सरकार संवेदना नहीं दिखाती और तुरंत एक्शन मोड में नहीं आती तो वहां पर भी सवाल उठते। तो इसलिए मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए। अब यहाँ पर इसका स्वागत करना चाहिए और अब तो बस इसी चीज का इंतजार है कि ये अमल हो। और क्योंकि हमने पहले देखा कि 2018 से जो मामला आया था और उसके बाद खास तौर पे जब ये किसान आंदोलन में, देखिए किसान देश के अन्नदाता है जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को ये हक नहीं मिला कि हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करें, दखल अंदाजी करें। और यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग नामक जो एक्टिविस्ट, उन्होंने जब टूल किट की बात करी तो वहां से मामले ने तूल पकड़ा। उसके पहले आपने देखा कि जब तांडव वेब सीरीज आई, वहां पर भी आपत्तिजनक जो उसमें दृश्य थे या जो कंटेंट था, तो उसको लेकर भी धार्मिक भावनाएं को चोट लगी, हिंदू धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। तो यहाँ पर एक तरफ आपने ये सुनिश्चित करना है कि किसी की भी भावना को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसके तहत सरकार ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है। और अब देखना पड़ेगा कि जिस तरह से आप सरकार की तरफ से ये बात साफ सार्वजनिक हुई है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, नोडल ऑफिसर होगा, यहाँ पर वेरिफिकेशन, यूजर्स का वेरिफिकेशन होगा, वो सुनिश्चित करा जाएगा, इंडियन एड्रेस होगा सोशल मीडिया कंपनीज का। तो यहाँ पर और सबसे अच्छी बात देखिए कि सरकार ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया है कि डिसेंट के लिए वो तैयार है कि अगर कोई उनके साथ सहमत नहीं है और विरोध जताना चाहते हैं, उसका हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये हक किसी को नहीं मिलता कि आप अपना प्रोपेगेंडा चलाएं, आप एजेंडा चलाएं, खास तौर पे आप देश के खिलाफ। यहाँ पर अभी हमने एक ट्रेंड सा बन गया है, फैशन सा बन गया है। तो यहाँ पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अगर आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे और हर बात पे बोलेंगे देखिए हमारे फ्रीडम पे ये एक नकेल कसने की बात हो रही है, तो वहां पर ये आपको डायरेक्टली भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता जो हुई, जब रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावड़ेकर ने जो करा, तो यहाँ पर उसमें एक बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर जो नए दिशा निर्देश दिए गए, नई गाइडलाइंस आई हैं, तो उससे एक नई सुबह का आगाज होगा, ये एक उम्मीद लगाई जा रही है। जी बिल्कुल विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी थी, न सिर्फ इसलिए कि अगर विपक्ष से भी हम पूछेंगे, रत्नाकर सिंह जी से भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात साफ तौर पर ये कही जा सकती है, जैसा कि हमने सुना भी सही केंद्रीय मंत्री के अपने उस अभिभाषण में, उन्होंने कहा कि ठीक है, विपक्ष है या फिर भारत की आम जनता है, सरकार की नीतियों से हर कोई खुश हो ऐसा संभव नहीं है। आप सरकार की आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी आपको छूट दी गई है, लेकिन खासतौर पर जो अभी आपने मामला बताया, टूल किट वाला मामला हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रहे सीरियल्स हो, वेब सीरीज हो, मूवीज हो, उनका मामला हो, देखने में यह आया कि जब से कह सकते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इस प्रकार की सामग्री परोसी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अब किसी में कोई डर नहीं है। जो भी चाहता है कि मीडिया के अंदर ये सारी चीजें आए, क्योंकि मूवीज में, सीरियल्स में तो वो ऐसा कर नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा हथियार मिल गए कि वो अपनी मन की जो भी वो चाहते हैं वो सब यहां पर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करने देना चाहिए, भले देश की भलाई के लिए हो या फिर हमारी युवा पीढ़ी के लिए हो, जिसको देखना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। उसको रोकने के लिए ये नियम, ये गाइडलाइंस काफी आगे जाकर भलाई देश की भी होगी इन गाइडलाइन से। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। आप विपक्ष में हैं, आलोचना कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन इन गाइडलाइंस को आप किस प्रकार से देखते हैं? जी उमंग जी, मैं ये नया जो नियम आया है उस नियम के तहत मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर समाज में कुछ कुरीतियां फैली हुई हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाहे ये मॉर्फ पिक्चर जो दिखाई जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से, तो अगर इन पे कंट्रोल किया जा रहा है तो ये बड़ी अच्छी चीज है। सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है, मैं इसकी जरूर प्रशंसा करूंगा। लेकिन आप दूसरा पहलू भी देखिए। दूसरा पहलू ये है कि सरकार
जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लोगों की बोलने की आजादी होती है, इस लोकतंत्र की वही खूबसूरती है। लोकतंत्र में अगर आदमी अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएगा तो ये लोकतंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होती है, उसको भी कहीं न कहीं बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है सरकार की है। और मेरा यही कहना है कि यह नया जो नियम कानून आया है, कहीं इसमें लोगों की आवाज को दबाया ना जाए जी। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में लोग अपनी आवाज उठाते हैं और सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना के और उनकी आवाज को दबाने का कोशिश कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। अब हाल ही में रूस में जो आंदोलन चल रहा है राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ, उसमें आपने देखा होगा कि दो व्यक्ति जो टीचर थे, उन व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की गई और उनको नौकरी से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी विचारों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रखा, जो सरकार को बुरा लगा और सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की। तो कहीं इस तरह हमारा देश ना हो जाए। हमारे देश की खूबसूरती है, यहाँ पे लोकतंत्र बहुत मजबूत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है यह विश्व का। तो यहाँ पे जो है अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम यह सरकार नहीं करे। जिस प्रकार, और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, कि जिस प्रकार बिहार सरकार, जो वहाँ पे एनडीए की सरकार है, नीतीश की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है, नीतीश जी ने भी एक कानून वहां पे लाया है, अपने पारित कराया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ लिखता है या बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने की पूरी छूट दी जाती है। तो इस तरह का पूरे देश में माहौल कहीं ना खड़ा किया जाए कि हम लोग या कोई भी व्यक्ति जो सरकार के से सहमत नहीं है, अपने विचारों को रखना चाहता है, तो उसके विचारों को कहीं न कहीं दबाया नहीं जाए, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म नहीं किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल रत्नाकर जी, लेकिन एक जो आपने उदाहरण दिया, रशिया का आपने उदाहरण दिया, एक टीचर का आपने एक उदाहरण दिया कि उसने सरकार के खिलाफ बोला, उसे नौकरी से हटा दिया गया। उस उदाहरण की आधी खबर आपने पेश की, पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं। जब उसे नौकरी से निकाला गया और वो कानून के समक्ष वो प्रस्तुत हुई, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ उन्होंने जाकर बोला था। एक भड़काऊ भाषण वो अपने बच्चों को बता रही थी सरकार के खिलाफ। अब आप खुद सोचिए कि एक गुरु की क्या जिम्मेदारी होती है। क्या गुरु की जिम्मेदारी ये होगी कि वो सरकार के आलोचना, सरकार की नीतियों की बिल्कुल करनी चाहिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। और छोड़िए दूसरे देश का उदाहरण, हमारे देश का उदाहरण ही आप देख लीजिए। तमाम सेलिब्रिटीज हैं, विपक्ष के कई नेता हैं, वो सब सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। क्या आपने किसी भी ऐसे नेता को या किसी भी ऐसी सेलिब्रिटी के खिलाफ सरकार का कोई एक्शन देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन ये मामले ने जब तूल पकड़ा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई कुछ ऐसी मूवीज हैं, कुछ ऐसी वेब सीरीज हैं, और हाल ही की घटना 26 जनवरी को जो दिल्ली के लाल किले पर हुई, उस समय तक भी अगर आपने गौर करा होगा तो जो लोग लाल किले पर चढ़े थे सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन जैसे ही टूल किट वाला मामला सामने आया तो रत्नाकर जी माफ कीजिएगा, एग्री आपको भी होना पड़ेगा कि टूल किट अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ी हो, उस टूल किट में क्या था, और अगर उन लोगों के खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है तो वो कहीं से कहीं तक बुरा नहीं है। और इन गाइडलाइंस को भी जारी करते समय यही कहा गया था कि आप सरकार की आलोचना बिल्कुल कर सकते हैं, हर आदमी सरकार से खुश नहीं हो सकता, वो भी मान रहे, सरकार के मंत्री भी मान रहे, लेकिन देश के खिलाफ अगर साजिश हो रही है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। भारत की संस्कृति के खिलाफ अगर साजिश हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए, ये इन गाइडलाइंस में कहा गया है। खैर आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, किस प्रकार से देखते हैं आप इस नए निर्णय को? डॉक्टर आनंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है कि इस तकनीक खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आयुष भारद्वाज जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। प्रिया सांखला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये भी साइबर एक्सपर्ट्स हैं। आयुष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और सोशल मीडिया पर अब सरकार सख्त हो चली है, किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार ने ये गाइडलाइंस बनाई है, मगर इसमें इन्होंने रूल्स में अमेंड किया है, ना कि एक्ट में जी। मुझे इसको देखकर सरकार की नीयत पे थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि जब आप एक्ट में अमेंड करते हैं तो आपको पार्लियामेंट में उसको पास करना जरूरी होता है। इन्होंने 69A आईटी एक्ट का 69A की धारा को अमेंड किया है, और इसके सिर्फ रूल्स को अमेंड करके जो है ये विदाउट कह सकते हैं पार्लियामेंट में जाए, बिना लोकसभा में इसको पास करवाए, इन्होंने सीधा इसको जारी कर दिया। इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि कोई वॉयलेट करी हुई कोई अगर तस्वीर है
कोई वीडियो है तो वो न्यूडिटी कोई फैला रहा है, शरीर के किसी इंसान का कोई अगर अंग दिख रहा है किसी फोटो के अंदर तो या वीडियो के अंदर, तो वो उसको सरकार चाहे तो 36 घंटे के अंदर उसको हटवा सकती है। मगर अब इसमें एक चीज है कि विरोध को भी इसको दबाया जा सकता है। मान लीजिए कोई पुलिस से किसी अगर सामाजिक कार्यकर्ता की, किसी आईटी एक्टिविस्ट की या किसी और कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की कोई झड़प होती है, कोई पुलिस से लड़ाई होती है, उसमें अगर उनके साथ मारपीट होती है, ऐसे में ऐसी तस्वीरों को अगर वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर या ट्विटर पे पोस्ट करता है तो ये चीजें जो है वो सरकार जो है कहीं ना कहीं विरोध को बंद करवा देगी। विरोध को दबाने का भी एक जो है मैं मानता हूँ इसके थ्रू एक संभावना है। दूसरी चीज सरकार ने कहा है कि इस एक्ट में बहुत रूल्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भारत और भारत के मित्र देशों के प्रति अगर कोई ऐसी कोई बात कही गई तो चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो चाहे ओटीटी का प्लेटफॉर्म हो, उसको हटा दिया जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा अगर और डेमोक्रेटिक वे में अगर इसको और क्लासिफाई करें तो ये जरूरी है कि कम से कम कोई ऐसे व्यक्ति को डाला जाता, चाहे तो लीडर ऑपोजिशन को डाला जाता या कोई ऐसे व्यक्ति के अंदर एक कमेटी बनाई जाती जहां इस ट्रांसपेरेंसी की गारंटी हो। अब इस बात का क्या गारंटी है कि कोई चीज सरकार को पसंद नहीं आ रही है, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ अगर किसी ने कोई वेब सीरीज बना दी है या कोई फेसबुक या ट्विटर पर कोई पोस्ट कर दिया है तो ये भी सरकार उसको भी कह सकती है कि तो भारत को बदनाम करने की बात है। किसान आंदोलन जो है उसका ताजा उदाहरण है कि अगर किसानों के समर्थन में किसी बाहरी व्यक्ति ने या देश के व्यक्ति ने ट्वीट किया और सरकार ने उन ट्वीट्स को और उन अकाउंट्स को सस्पेंड कराया तो ये जो रूल्स जो इन्होंने अमेंड किए हैं कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन, इनका जो अमेंड करने का वे था वो बहुत अच्छा था, अमेंड करने की उसमें चीजें बहुत अच्छी थी, मगर जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं मुझे मिक्स लगती है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर न्यूडिटी और ये सब चीजें ज्यादा पनप रही है, ज्यादा फैल रही है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मगर उसकी आड़ में कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध को, सरकार की नीतियों के विरोध को दबाए जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल आयुष जी, कहीं ना कहीं जो आप बात कह रहे हैं कि इन नियमों से, इन गाइडलाइन से सरकार अपने खिलाफ हो रहे विरोध को दबाने की कोशिश कर सकती है आगे जाकर शायद। तो एक चीज छोटी सी यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, आपने किसान आंदोलन की भी बात करी, फिर से मैं आपको भी ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप उन तस्वीरों को देखिए, उन बातों को आप देखिए, जब तक ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना, मियां खलीफा या कोई और उन्होंने जब जब किसानों के समर्थन के बारे में बात कही, उनके खिलाफ न सरकार ने कुछ कहा न किसी ने कुछ कहा। जिसको विरोध दर्ज कराना है वो करा सकता है, लेकिन ये मामला कब उठा? ये टूल किट वाले मामले से उठा, और उस टूल किट में जो बातें लिखी गई थी, जो पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई थी, उसके बाद में इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अगर वो ये आप भी मानते, अगर इस खुलासा नहीं होता, इस प्लान का खुलासा नहीं होता, तो शायद सरकार करती भी कुछ नहीं। न जाने कितनी बार कई लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के एक्शंस के खिलाफ आलोचना की है। कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन जब आप किसी साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं और पूरा एक ग्रुप बना रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत की छवि खराब करने के लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तब तो जरूर ना नियम होने चाहिए, तब तो एक्शन होना चाहिए। ये निर्धारण करने वाली सरकार नहीं हो सकती, मगर आप इस बात को समझिए, सरकार इस निर्धारण करने वाली नहीं हो सकती है। ये निर्धारण कोर्ट करे, ये निर्धारण कोई स्वतंत्र एजेंसी करे। सरकार कैसे निर्धारण कर सकती है? डेमोक्रेसी का प्रथम सिद्धांत ही स्पीच पर चलता है, आपके तर्कों पर चलता है। आप भले ही चाहे कुछ लोगों ने किसान आंदोलन में कुछ और ट्वीट करें, और जो भी चीजें वो एक पॉलिटिकल मैटर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। आयुष जी, माफ कीजिएगा इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूं, क्या आपने वो टूल किट पढ़ी? देखिए मेरी बात, टूल किट भी मैंने पढ़ी है और मैंने और भी टूल किट पढ़ी है, और टूल किट्स एडिट होती हैं, ये प्रोसेस भी मुझे पता है। टूल किट्स बेसिकली बहुत ऑनलाइन एक सिस्टम होता है, कोई भी व्यक्ति जाके उसको एडिट भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि टूल किट आपने बना दी तो फिर उसका एक्सेस आपके पास ही है। आप और इस टूल किट पे आप ना जाएं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों के प्रकाश जावड़ेकर के और रविशंकर प्रसाद के आप ट्वीट्स देख लीजिए, वो एज इट इज सेम है। तो क्या हम ये आरोप लगा देंगे कि वो भी टूल किट का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, एक चीज और कहना चाहूंगा उसमें कि जो कोर्ट का निर्णय आया है टूल किट में, जरा उमंग जी उसके बारे में भी चर्चा करके लोगों को बताएं कि उस मैं पॉलिटिकल, मेरी बात सुनिए जी जी बोलिए आयुष जी, बोलिए। बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिए, इसको बहुत पॉलिटिकली ना करें। ये बहुत डेमोक्रेटिक बात है कि सरकार ने जो कानून लाए हैं वो ठीक है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस वे में हो, इसकी में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। इन्होंने रूल्स को अमेंड क्यों किया, इन्होंने एक्ट को अमेंड क्यों नहीं किया, ये चीजें क्वेश्चनेबल हैं।
नो डाउट इसमें बहुत सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं, जैसे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति वाली मामला है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी वर्ड्स, किसी सीरीज से या किसी चीज से आपको तकलीफ है तो आपको बाकायदा एक नंबर दिया जाएगा, ईमेल दिया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे हैं। महिलाओं से जुड़े कोई अगर न्यूड वीडियोज है, कोई बाहर होते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, 3 महीने में इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, मगर दिक्कत है ट्रांसपेरेंसी की। जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पूरे ग्लोबल कंटेक्स्ट में, तो जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल आयुष जी, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो ऑफिसर जो इसके लिए नियुक्त किए जाने चाहिए वो भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, वो किसी भी पार्टी के नहीं होने चाहिए या किसी एक विचारधारा से संबंधित नहीं होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। खैर, चाहे कोर्ट के अंडर में हो, चाहे जेपीसी टाइप की कोई ऐसी कमेटी हो, मतलब उसमें पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो दूर बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आनंद जी आपके पास आऊंगा, प्रिया जी आपके पास आना चाहूंगा, किस प्रकार से देखती हैं इस फैसले को? तो इस फैसले में जैसा अभी पहले साइबर एक्सपर्ट जो थे उन्होंने बताया था, वो ट्रांसपेरेंसी का जब मुद्दा है, जो उन्होंने 3 ऑफिसर नियुक्त किए थे वो अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के थ्रू हो तो ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेकंड, उन्होंने ये इस गाइडलाइन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि एफआईआर जो दर्ज होती है, क्रिमिनल ऑफेंस है, आईपीसी है या आईटी क्राइम के अंडर है, उस एफआईआर को शॉर्ट आउट करने के लिए 24 आवर सीट दिए गए हैं, या फिर 24 आवर के अंदर जो भी पुलिस कंप्लेन करती है उसको जो अधिकारी नियुक्त होगा सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, उसको कंप्लेन को रजिस्टर्ड करेगा और विद इन 15 डेज आंसर देगा। यहाँ पर उन्हें क्लियर करना चाहिए कि एंड यूजर अगर किसी चीज को कंप्लेन करता है उसका सॉल्यूशन 15 दिन में होता है, इट विल बी ओके। मगर जब बात पुलिस की आती है या किसी केस के रिलेटेड आती है, उस समय हमें कंप्लेन का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर चाहिए। तो ये मेन चीज उनको ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था, कैपिटल हिल्स में जो ऑफेंसिव चीज हुई और लाल किले पर जो हुआ था उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, मगर गाइडलाइन में ये क्लियर नहीं किया कि सीआरपीसी आईपीसी के अंडर में अगर कोई पुलिस इंक्वायरी करती है तो उसका रिप्लाई ऑफिसर को कितने टाइम पीरियड पे देना होगा, जो ऐड करना बहुत जरूरी था। एंड यूजर के लिए जो उन्होंने गाइडलाइन बनाई है दैट विल बी ओके, मगर बात यही है कि अगर जो उन्होंने 3 ऑफिसर जो नियुक्त किए थे, चीफ कंप्लेन ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन एंड रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर, ये तीनों ऑफिसर अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नियुक्त हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। उमंग सर। जी बिल्कुल प्रिया जी, और जाहिर सी बात है इस पूरी गाइडलाइन में ये मेंशन किया गया है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो या फिर ओटीटी हो, इन गाइडलाइन के तहत उन्हें जो फ़ायदे मिलेंगे, पहला आपकी शिकायतें बस सुनी जाएंगी। हमेशा हम देखते थे, भले फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, कोई ऐसी कोई खबर आती थी जिसके बारे में रिपोर्ट करने का एक ऑप्शन दिया जाता था। आप अगर आपको वो कंटेंट पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। अब उस रिपोर्ट के कई पॉइंट्स होते थे कि आपको ये रिपोर्ट पसंद क्यों नहीं, आप उन ऑप्शन पर क्लिक करते थे, लेकिन आपको ये पता नहीं होता था कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी और कितने दिन में होगी। तो जो 4 कॉमन फायदे इन गाइडलाइंस के, पहला, सबसे पहला आपकी शिकायत सुनी जाएगी, हालांकि पहले भी सुनी जा रही थी, लेकिन अब हमें यह पता रहेगा कि शिकायत कौन सुनेगा, और तीसरा, उस शिकायत पर कितने दिन में कार्रवाई होगी ये भी बताना पड़ेगा। ये मेंशन है, हालांकि क्लियरली नहीं कहा कि 24 घंटे या 48 घंटे या 72 घंटे, लेकिन अब हमें यह पता पड़ेगा कि कितने दिन में कार्रवाई होगी। और सबसे विशेष बात, महिलाओं के खिलाफ शिकायतों में 24 घंटे में एक्शन लेना मैंडेटरी कर दिया गया है। रही बात उन अधिकारियों की, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बॉडी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। इस फील्ड के किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की अध्यक्षता में यह बॉडी बनेगी और यह बॉडी शिकायतों की सुनवाई भी करेगी और जो जजमेंट आएगा उसे भी पहले देखेगी, उसके बाद वो जजमेंट फाइनल करेगी। खैर विपिन जी आपके पास आना चाहूंगा, उससे पहले आनंद सावरिया जी की भी बात सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार का पक्ष भी वो रखना चाहेंगे। आनंद जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी की बातें आपने सुनी है। जी उमंग जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज हिस्टोरिकल रूल्स के बारे में एक डिबेट रखी है और सारे भारतवर्ष को ये बताना चाहते हैं कि इसका फायदा क्या है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, बट अराजकता की आज़ादी नहीं देता है। देखिए, हम कहते हैं कि जो ये ओटीटी की कंपनियां हैं, आएँ, अपना काम करें और अपना पैसा कमाएं, लेकिन जो अजातक देश को तोड़ने के लिए जो भी इनका डिजाइन आता है, अब देखिए ये सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि टेलीविजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ये 53 करोड़ उनके व्हाट्सएप हैं, इंस्टाग्राम 21 करोड़ हैं,
और यूट्यूब, फेसबुक 11 करोड़ 41 करोड़ है। कहने का मतलब ये इतना पावरफुल मीडिया हो गया है और ये इतना पावरफुल घोड़ा बेलगाम हो गया था और रिसेंटली देखा गया है कि इसको भारतवर्ष को तोड़ने के लिए भी यूज करने लगे हैं। मैं आज डिबेट देख रहा हूं, आपसे आपकी डिबेट पे भी सुन रहा था, दूसरे चैनल पे भी सुन रहा था कि ये जो कानून बने हैं वो फेक न्यूज फैलाने वाले गैंग के अगेंस्ट हुए हैं। एक मेरे साथी कह रहे थे कि कौन बताएगा कि ये न्यूज खराब है, तो अभी आपने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे उस कमेटी में और जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बातचीत करेंगे। और देखिए ये हमारे लिए लेडीज की जो अस्मिता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप कुछ अनार चरार बरते रहे, उसके लिए भी 24 घंटे में हटाने के शुरू कर दिया। जो एक बेलगाम घोड़ा था उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है और ये किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। फिर मैं कई चैनल पे था अभी, तो कोई लोग कहते हैं ये पार्टी के अगेंस्ट है, बीजेपी पता नहीं क्या। नो, भारतवर्ष के अगेंस्ट कोई भी काम करेगा उसके ऊपर ये FIR होगी और उस चीज को पूरी तरह से एक डिटरेंट यूज किया जाएगा। और अभी सोशल मीडिया पे तो ये आज ही लागू हो जाएगा, लेकिन जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट है उसमें 3 महीने में लागू हो जाएगा। ये कानून बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, लेकिन अब क्योंकि इसका एक्सप्लोजन ऑफ द सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है और इसका मिसयूज इतना ज्यादा हो चुका है। आपने भी एग्जाम्पल बताया कैपिटल हिल के बारे में, और अगर ये पहले अमेंडमेंट होते और इसको इम्प्लीमेंट पहले हो जाता तो लाल किले पे उमंग जी हमारे भारतवर्ष के तिरंगे का अपमान ना होता। तो इन सारी चीजों के बाद में ये निष्पक्ष होगा, बिल्कुल नोडल अफसर होगा, हर एक का नंबर पता होगा और उनको हटाना पड़ेगा। और किसी तरह से वो अभी मेरे साथी कह रहे थे टूल किट की बात कर रहे थे, टूल किट देखिए, आप भारतवर्ष की सरकार को, मोदी को क्रिटिसाइज करते रहिए, कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन जिस वक्त आप ऐसा डिजाइन बनाते हैं कि भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भारतवर्ष की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में टॉलरेट नहीं करेगी। उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा, ये मान के चलिए। मैं सरकार की तरफ से कहता हूं किसी को भी अननेसेसरली हरासमेंट नहीं होगा अनलेस कि वो देश को, आप हमें क्रिटिसाइज करते रहिए और कर रहे हैं। जितना क्रिटिसाइज मोदी जी की सरकार को हो रहा है इतना तो किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया, और वो कभी कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन देश को कहने के लिए वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ। ठीक है आनंद जी, लेकिन जिस प्रकार से हमारे साथ में 2 साइबर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आयुष भारद्वाज जी हैं, प्रिया साखला जी भी हैं, उनकी भी जो उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर दिए, ट्रांसपेरेंसी वाला मैटर जरूर यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और किन धाराओं में किस चीज के लिए किस पर क्या FIR होगी, क्या मुकदमे होंगे, वो भी अब ठीक है इनमें नहीं बताया गया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया है, तो ये भी अगर डायरेक्ट कर दें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। विपिन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे विपिन जी? सर्वप्रथम तो ये, क्योंकि आपने जिक्र करा कि ये जो नई नीति आई है, नए कानून, उसमें जो है वो बड़े सख्त हैं। देखिए यहाँ पर इसकी बहुत आवश्यकता थी, अनिवार्य हो गया था यहाँ पर इनको लागू करना, तो इसलिए मैंने बोला देर आए दुरुस्त आए। दूसरी बात, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर उसका भी जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा जब ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर उन लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है जो अराजकता फैलाने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हमने पहले आश्वस्त करा गया था कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। यहाँ पर जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की बात चली थी, लेकिन उसके बावजूद हुआ, और यहाँ हम आज भी उस बात पे कायम है कि किसान भोला भाला है, वो देश का अन्नदाता है, उसको हम नमन करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जब जुड़ गए इस किसान आंदोलन में, तो किसान आंदोलन हाईजैक हो गया। तो उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या हम तिरंगे का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे, जो देश की आन बान और शान है, पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है? तो यहाँ पर जो टूल किट की बात करते हैं, अगर उन पे आप कुछ दिशा निर्देश हो रहे हैं तो वहां पर तो कम से कम एक स्वर में स्वर मिलाना पड़ेगा। और 100 बातों की एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता की बात करी, उसको देखिए, वो एक बहुत ज्वलन मुद्दा है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए कि अब अगर उस मामले में कुछ एक नए नियम आ रहे हैं तो उसका तो बिल्कुल बढ़ चढ़ कर स्वागत होना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि अब जो है हर एक जब भी कोई नए नियम आते हैं तो एक शुरुआती टीरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। GST भी जब लागू करा गया तो टीरिंग प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पर जो आप लोगों के किसी एक पैनल ने, पहले वक्ता ने बोला कि कुछ अंदेशा जताया कि कुछ उसमें
कि कुछ थोड़े से अभी कमी पेशी है, तो वो निश्चित बात है कि समय के साथ वो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको दूर करे और यहाँ पर एक स्मूथ प्रोसेस चले। लेकिन यहाँ पर अब ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आंदोलन करने के लिए आपको पूरा हक है, आप विरोध करें। आप अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, उनके साथ असहमत हैं, तो बिल्कुल आपको हक है, वो लोकतंत्र में जायज है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर किसी को हक नहीं मिलता कि आप कानून अपने हाथ में ले लें, जो अभी एक फैशन बन गया है यहाँ पर, कि आप किसी की धार्मिक भावना को आप चोट पहुंचाएं, जो आपने तांडव में देखा वहां पर। तो यहाँ पर ये लागू सब पे होता है कि आप सबकी धार्मिक भावना का भी आप उनकी आस्था का सम्मान करें, और साथ साथ अब जो ये सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पे एक नए मापदंड, नए नियम आए हैं, तो वहां पर निश्चित बात है कि वो एक स्वागत योग्य बात है। ठीक है विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। रत्नाकर जी, आपने अभी तमाम पैनलिस्ट की आपने बात सुनी, आपने डॉक्टर आनंद सावरिया जी की भी बात सुनी। एक छोटी सी बात यहाँ पर ये देखनी होगी कि किन चीज़ों को लेकर ये गाइडलाइंस लाई गई हैं, पहले उन पर भी विचार करना होगा कि ऐसी वो कौन सी बातें थी कि इन गाइडलाइंस का आना ज़रूरी हो गया। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, उसकी भी आलोचना हुई कि क्यों इंटरनेट बंद किए गए। इंटरनेट इसलिए बंद किए गए ताकि सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जरिए वहाँ पर आतंकी उसका इस्तेमाल ना कर पाएँ अपने किसी एजेंडे को फैलाने के लिए। दूसरी बात, 26 जनवरी को जो भी हादसा हुआ वो सबको पता है। जिस पोल पर किसी एक खास धर्म का झंडा फहराया गया, वहां पर हमेशा लाल किले पर 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, वहां पर भारत का झंडा फहराया जाता है। वहां पर एक खास एजेंडे के तहत, जो कि उस टूल किट में लिखा था, उस पर इनाम भी घोषित था। आयुष भारद्वाज जी, आप भी सुनिए, टूल किट अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा गया था कि जो उस पोल पर खालसा नाम में लेना पड़ रहा है, उसका झंडा फहराएगा, उसे मेरी तरफ से इनाम होगा। ये उस टूल किट में भी था। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी कंपनियां आई हैं, ये सबको पता है। वेब सीरीज भी आ रही हैं, मूवीज भी आ रही हैं, और उनमें क्या कुछ दिखाया जा रहा है वो भी सबको पता है। क्या ये कंटेंट देखने लायक भी है? क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है। PUBG का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, उस अकेले गेम ने न जाने कितने बच्चों की जान ले ली। इस प्रकार की जो तमाम चीज़ें हैं, उनको रोकने के लिए गाइडलाइंस आई हैं। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बोले, उसका काम है। वो हर एक आदमी को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन देश के खिलाफ, देश की संस्कृति को बिगाड़ने के खिलाफ कुछ भी है, भले वो सोशल मीडिया पर है, OTT पर है, उसको रोकने के लिए, उसको बंद करने के लिए, पकड़ने के लिए ये गाइडलाइंस है। रत्नाकर जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उमंग जी, आपने जो बातें बताई हैं, जो कही हैं, वो कहीं न कहीं चीजें जरूरी तो हैं, बिल्कुल जरूरी हैं। अगर कहीं पे हिंसा फैलाया जा रहा है और उसको इंटरनेट के माध्यम से उस हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए सरकार इंटरनेट बंद करती है। ये अच्छा कदम है, ये बढ़िया कदम है, ये मैं इससे आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूँ जो अभी अभी आयुष जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जी। इन्होंने कहा है कि महिलाओं की अस्मिता जो है हमारी प्राथमिकता है कि उनको बचा के रखना है। और जो परोसे जा रहे हैं इंटरनेट पे, आज जो चीजें अनर्गल चीजें दिखाई जा रही हैं, उन पे कंट्रोल करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं आयुष जी ने एक बात रखी है, वो है कि कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा कुछ और तो नहीं है। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा किस तरह से जो है चीजों को लेकर बदल जाती है। अभी आप एक जैसा कि एक बहन ने भी अभी कुछ चीजें सामने ला के रखा है उन्होंने, मैं उनकी भी बातों को ले लेता हूँ कि अगर एंड यूजर है, वो एंड यूजर शिकायत करते हैं तो उनकी कार्रवाई कितने दिन में होती है और कितना फास्ट होता है, ठीक है, वो भी एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो अपनी भावनाओं को रख रहा है, तो आपको भी यह पता है कि आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके पास कितने IT सेल में काम करने वाले लोग हैं। अगर मेरे जैसा लोग कोई अगर सरकार के खिलाफ अगर बोलता है, तो वहां पे वो सब रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे अपने फेसबुक में, सारे लोग रिपोर्ट करना शुरू करेंगे। जब मास रिपोर्टिंग वही चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के पास या नोडल ऑफिसर के पास आने शुरू हो जाएंगे, तो सबसे पहला वो काम क्या करेगा, वो ब्लॉक कर देगा, इमीडिएटली ब्लॉक करेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये रेगुलेशंस लाए गए हैं, ये एक्ट नहीं है, जैसा कि एक मित्र मेरे बता रहे थे, ये जो रेगुलेशंस लाए हैं, उस रेगुलेशंस को सही तरीके से काम करने के लिए, चीजों को करने के लिए भी एक दिशा निर्देश होना चाहिए।
अगर मास रिपोर्टिंग किसी व्यक्ति की, अगर वो भले चाहे सही बोल रहा है कि या कुछ भी बोल रहा है, देशद्रोह की बात नहीं कर रहा है, सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो भी उसकी मास रिपोर्टिंग जब शुरू हो जाएगी तो वहां पे उसकी आवाज को तुरंत दबा दिया जाएगा। तो इस रेगुलेशन के तहत ये सरकार को वेरीफाई करना पड़ेगा, या हम लोग इसको आवाज उठाते रहेंगे। अगर किसी की आवाज को बंद करने की कोशिश की जाएगी, अगर दबाने की कोशिश की जाएगी, तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी। रही बात सरकार की, सरकार इसके पहले भी बहुत आवाज बंद कर चुकी है। मैं आपको आप ही के मीडिया के 2 व्यक्तियों का नाम लूंगा जो सरकार के खिलाफ बड़ी तेजी से न्यूज चैनल पे अपनी बातों को बड़ी तल्लीनता के साथ रखते आ रहे थे, लेकिन सरकार को कहीं न कहीं उनसे डर लग गया। उन्होंने क्या किया, उन लोगों को, उन जो एंकर थे उन लोगों को न्यूज चैनल से निकलवा दिया, और वो न्यूज चैनल से निकलवाने के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की बात कर रहा हूं मैं और अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूं, उन लोगों के निकलवाने के बाद उस न्यूज चैनल के बाद दूसरे न्यूज चैनल में वो गए, वहां पे सरकार ने दबाव बनाया और वहां से भी निकलवा दिए गए। आप आज आपको भी पता होगा कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी किसी भी न्यूज चैनल पर अभी नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, लेकिन वही बातें जब सोशल मीडिया के माध्यम से वो जब लोगों तक पहुंचाना शुरू करेंगे, और यह रेगुलेटरी के तरफ अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अगर निष्पक्ष नहीं है, तो अगर नोडल ऑफिसर अगर अपनी निष्पक्षता होता है, तो वहां पे मास रिपोर्टिंग जब शुरू होगी, इनके आईटी सेल में बैठे लड़के जो मास रिपोर्टिंग शुरू कर देंगे, तो उनकी आवाज जनता तक कहीं न कहीं नहीं पहुंच पाएगी। रत्नाकर जी, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने जितने भी उदाहरण आपने दिए, सुनिए रत्नाकर जी, आपने जितने भी उदाहरण दिए वो सबको पता है। कृपया एक पक्ष मत देखिए, अब मैं आपको दूसरा पक्ष भी बता सकता हूं। आप उत्तर प्रदेश का रुख करिए, आप राजस्थान का रुख कीजिए, आप मध्य प्रदेश का रुख किए, और जहां जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिन जिन राज्यों में, आप वहां का भी रुख कीजिए, वहां पर वो गवर्नमेंट क्या कर रही है न्यूज चैनल्स के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, वो आप वो भी देखिए। रत्नाकर जी, आप वो भी देखिए। मैं एक छोटी सी चर्चा करते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर रत्नाकर जी आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैंने पहले भी ये बात कही थी। बिल्कुल मैं आऊंगा विपिन जी आपके पास, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा। मैं आप सबसे मेरे को फाइनल कमेंट लेनी है, लेकिन रत्नाकर जी मैं एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहूंगा, और ये मैं तमाम विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हर न्यूज चैनल जो छवि बना रखी है विपक्ष के लोगों ने, वैसा नहीं होता। पहली ये चीज साफ करनी, अपने दिमाग से निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर आप एक पक्ष के इतना पीछे पड़ जाएंगे कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपको वो भी नहीं दिखेगा, तो ये भी सही नहीं है। आपने जिन 2 व्यक्तियों का नाम लिया, ठीक है, उन्हें चैनल से निकलवा दिया गया या कुछ भी करा हो, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन ये आपने ही कहा है कि वो अपना खुद का सोशल मीडिया या अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। क्या एक बार भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। सुनिए रत्नाकर जी मेरी बात सुनिए, तमाम सुनिए रत्नाकर जी, आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया, आप हमारी भी बात सुनिए रत्नाकर जी, सुनिए तो सही रत्नाकर जी बात सुनिए। आपने पूरा अपना पूरा वक्तव्य दिया, अब छोटी सी बात सुनिए। भारत भर में तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो कि एक प्रकार से सरकार की आलोचना करती है, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है किसके खिलाफ सरकार ने एक भी एक्शन ले लिया या किसका ट्विटर अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया। जबकि भारत की 2 महान हस्तियों ने सरकार के साथ में खड़े होकर कुछ बोल दिया, या सरकार जो कह रही है वो बोल दिया, तो जहां पर आपकी पार्टी की सरकार है उन्होंने उनके खिलाफ क्या करा ये भी सबको पता है, तो इस पर नहीं जाते। और मैं फिर बोलता हूं, एक व्यक्ति और एक पार्टी के खिलाफ इतना भी मत जाइए कि देश हित आप भूल जाएं और खुद क्या कर रहे हैं वो याद नहीं रहे। विपिन जी आपके पास आना चाहूंगा, समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, 10 सेकंड आपको देता हूं, बोलिए विपिन जी। देखिए उमंग जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम इस चर्चा में जब तक ये बात ना करें कि सरकार का रुख क्या है। सरकार ने एक बात, बिल्कुल रविशंकर प्रसाद जी ने एक बात करी कि हम अपने सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त करना चाहते हैं, इंपावर करना चाहते हैं, इन नियम जो नए लेके आए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में देखिए इतनी जरूरी बात है, हम अगर इस बात का जिक्र ना करें तो चर्चा अधूरी रहेगी सिटीजन जर्नलिज्म की। जितनी ज्यादा सिटीजन जर्नलिज्म हमारे हिंदुस्तान में होती है, तो वो मेरे को लगता नहीं है कि और किसी मुल्क में होती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग खुल के सारे सिटीजन जर्नलिस्ट बने हुए हैं और एक नई सुबह का आगाज हुआ है, तो निश्चित बात है यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है। और ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल कई देशों के बड़े बड़े नेताओं ने भी ये बात बोली है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी है,
तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल है, एक अच्छी नजीर पेश होती है। चलिए ठीक है, तो आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना पड़ेगा। आनंद जी बहुत कम शब्दों में, सिर्फ 10 सेकंड। आनंद जी। बिल्कुल, मैं तो उमंग जी ये कहना चाह रहा हूं कि रत्नाकर जी पे पहला केस होना चाहिए कि उन्होंने जो फॉल्स जो है फेक न्यूज फैलाने के आपके चैनल से कहा कि उनको निकलवा दिया गया। देखिए रत्नाकर जी, सबसे ज्यादा तकलीफ आप लोग को हो रही है, फेक न्यूज गैंग के साथ आप हैं। चलिए अभी ये चर्चा, आनंद जी माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये चर्चा उस चीज की इजाजत नहीं देती, पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगी। तो यही मंशा है कि बोलने वालों चलिए ठीक है रत्नाकर जी, आप अपनी दलीलें अपने साथ में रखिए। मैं हर बार अपनी चर्चा में कहता हूँ फैक्ट के साथ में अगर कोई बहस होगी तो वो बहस देखने लायक भी होगी, समझने लायक भी होगी। बिना फैक्ट के अगर कोई बात की जाएगी तो वो ना देखी जाएगी ना समझी जाएगी। खैर ठीक है। आयुष जी आपके पास आना चाहूंगा बहुत कम शब्दों में। आयुष जी फाइनल कमेंट। आयुष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए प्रिया जी आपके पास आना चाहूंगा, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। प्रिया जी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने गाइडलाइन में क्लियरली लिखा है कि जो भी कमेंट्स होंगे या जो भी वो एक्शन तभी लिया जाएगा जब भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ होगा या फिर कोई ऑफेंसिव अटैक होता है। तो इसमें पॉलिटिक्स को जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मेरा पॉइंट यही है कि जो भी ऑफिसर नियुक्त किए जाए वो एक तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो या कोर्ट के मीडियम से हो। दूसरा, उन्हें ये तय करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया उनके सर्वर यहाँ इंडिया में आ जाए और जो ऑफिसर वो सोशल मीडिया से चाहते हैं वो जो है विद इन आवर्स के अंदर पुलिस को सपोर्ट करे, ना कि 15 दिन की टाइम लिमिट के अंदर। अगर पुलिस को सपोर्ट इजीली मिलेगा तो क्राइम रोकने के लिए काफी इजी रहेगी ये गाइडलाइन। ठीक है प्रिया जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद सावरिया जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। रत्नाकर सिंह जी आपका भी, विपिन शर्मा जी आपका भी, आयुष भारद्वाज जी और प्रिया जी आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार अब सख्त हो चुकी है। अब कुछ भी कहीं से भी कैसे भी देखना अलाउड नहीं होगा और परोसना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।